इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला आर्टिकल तो ऐसा है जिसमें एक या दो एमसीक्यू तो पेपर में लाजमी आ ही जाते हैं, और इसमें से जब भी एमसीक्यू आता है अक्सर स्टूडेंट्स उस एमसीक्यू को रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से एक नंबर तो वहीं पर कट हो जाता है। और कभी कभी इस आर्टिकल में से दो एमसीक्यू भी आ जाते हैं तो दो नंबर वहीं पर कट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो एमसीक्यू सही तरीके से समझ ही नहीं आ पाता। तो सोच के देखो 85 में से दो नंबर गए तो बाकी 83 रह जाएंगे, यानी बाकी मार्किंग ही फिर 83 में से होगी। अगर ये एमसीक्यू में से एक दो नंबर चले जाएं तो बाकी पेपर में से भी कुछ ना कुछ मार्क्स कटे जाते हैं, और यहीं पर फिर मार्क्स डिडक्ट होने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और फिर स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं ये मार्क्स कहां से कट गए हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला आर्टिकल इस तरीके से कि इस आर्टिकल में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई एमसीक्यू आए, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए, जिस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाए आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे और इसके साथ मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे, और जितने भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनको एकदम सही तरीके से सॉल्व करके आओगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करनी है और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ लाजमी है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आपके फिजिक्स के मार्क में से एक मार्क भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी सीरीज को लेकर चलते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 9.5, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं कूलम्स लॉ, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसी के साथ साथ ये भी कंप्लीट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ गाउस लॉ को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि इसकी एक प्रॉपर बेस बनाई जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। देखो, जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, कूलम्स लॉ में हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं चार्जेस के दरमियान। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आर्टिकल पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं। फिर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो, अभी हम इतने कैपेबल हैं कि हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं। देन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा मैकेनिक्स वाले पोर्शन को ज़हन में लेकर आइए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है, एक प्लेन सरफेस, जस्ट 2-3 मिनट की कहानी है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सही बेस कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो यहां पर एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे एक डब्बा है, क्या है, एक डब्बा है, कोई बॉडी है, और ये बिल्कुल स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे। मान लो इस डब्बे पे मैंने फोर्स लगाई है, दैट इज F, और इस डब्बे का मैस है M। मैं आपसे पूछता हूं कि ये डब्बा यहां पर पहुंच जाता है और मुझे इस पॉइंट पर आप इस डब्बे की वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाइए, यानी यहां पर आप मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर कोई हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, हम इस तरह करेंगे कि न्यूटन का कोई लॉ लगाएंगे। तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि F = m में अगर हम यहां पर लिखें, यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड करें F/m, यहां पर मान लो ये डिस्टेंस s है। अब यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं, 2as = vf² - vi², क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, vi किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये तो वैसे उड़ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 × F/m × s = vf। तो यहां से अगर मैं vf फाइंड करूंगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 2f/m × s, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम्स इस तरीके के होते हैं, या फिर कोई भी आर्टिकल जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाकर या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर, उसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम वाले कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर जब फोर्स लगी है तो वर्क डन हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो कि W = Fs होगा।
अब यहां पर जो वर्क डन हुआ है वो किसकी फॉर्म में अपीयर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि जब वर्क डन होगा यानी कि यहां पर फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये किस फॉर्म में अपीयर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इट्स मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fs। तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mvf² माइनस हाफ mvi² इज इक्वल टू Fs। और यहीं से अगर vi को 0 पुट कर दें तो ये टर्म उड़ जाएगी, हाफ mvf² हो जाएगा इज इक्वल टू Fs। अब यहां से 2 उधर चला जाएगा तो vf² इज इक्वल टू 2Fs ओवर m हो जाएगा। यहीं से अगर vf फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2Fs ओवर m। देखो बच्चों, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन ये दोनों सेम नहीं आ रहे, यानी कि हमने न्यूटन लॉ को यूज करके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने ये फाइंड किया है कि वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से हमने वर्क एनर्जी पावर वाले कंसेप्ट को यूज करते हुए वेलोसिटी फाइंड किया। दोनों केसेस में सेम आ रही है। पहले हमने फोर्स वाला मेथड लिया, देखो यहां पर हमने फोर्स लिखी, फोर्स मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमने एनर्जी मेथड से काइनेटिक एनर्जी को लेते हुए, इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं तो उसमें भी पहले स्टूडेंट्स को फोर्स वाला कंसेप्ट दिया जाता है, कूलम्स लॉ, यानी इस तरीके से बेटा हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उन सारे आर्टिकल्स का एक ही शॉर्टकट तरीका दे दिया जाता है और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा दिया जाता है कि अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है ऐसे कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऐसे कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ऐसे कर लेना। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कंसेप्ट के जरिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वेरी इजी हो जाती है। अगर हम फोर्स वाले मेथड से करें, कूलम लॉ वाले मेथड से, तो पहले हमें F कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम E कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर हमें एक ऐसा रिलेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले आर्टिकल में कि हम एकदम उसी रिलेशन में वैल्यूज पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली ये एक शॉर्टकट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हमने जो पढ़ा कूलम्स लॉ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो कुछ पढ़ा है वो सारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी, उनको शॉर्ट करने के लिए हमने एक और कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, डेट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने के बाद हमने वर्क एनर्जी पावर वाले कंसेप्ट पढ़े थे, इसी तरीके से अब हम कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पर हम एनर्जी मेथड को यूज करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर मेरे हाथ में ये एक बुक है, इस बुक को अगर मैं ऐसे ऊपर मूव कराता हूं तो इसमें क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। यहां पर नीचे क्या है, ग्राउंड है। बुक को मैं ग्राउंड से ऊपर मूव करा रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसमें क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और जब भी आप कंजर्वेटिव फील्ड में अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करते हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मैं उसके उलट यानी उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। यहां पर मैं फोर्स अप्लाई करके ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं। तो जब मैंने एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया है तो उस केस में ये जो वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है। तो जब मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों भी क्या है, कंजर्वेटिव है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करूंगा तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रखे हैं। और चैप्टर नंबर 4 में हमने यही पढ़ा था कि जब भी आप कंजर्वेटिव फील्ड में अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जिस तरह मैंने इस बुक को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कराया, तो यहां पर इसमें जो वर्क डन हुआ है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर यहां पर अब मैं एक प्लेट कंसिडर करूं जिस पर पॉजिटिव चार्जेस हों और यहां पर मैं एक प्लेट कंसीडर करूं जिस पर नेगेटिव चार्जेस हों, तो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर डायरेक्टेड होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगी, इस तरीके से उनकी डायरेक्शन होगी। यानी यहां पर अगर मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं जिसको मैं प्लस क्यू कहता हूं, तो वो नेचुरली किधर मूव करना चाहेगा,
नेचुरली वो इधर मूव करना चाहेगा, क्योंकि उस पर क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव उसको धकेलेगा नीचे की तरफ, रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी कि यहां पर इस पे फोर्स लग रही है जो किसकी इक्वल है, क्यू ई की इक्वल है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, अगर मैं इनके अगेंस्ट वर्क डन करता हूं, इस चार्ज को इधर मूव कराता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं। तो बच्चों जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां पर उसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्यू ई, मैं उसके अगेंस्ट इस चार्ज को मूव करा के लेकर जाता हूं। अब मैंने जो इस पे वर्क डन किया है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज जब किसी भी पॉइंट पर होगा तो ड्यू टू पोजीशन वो एक एनर्जी पोजेस करेगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड और इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगी। तो यहां पर जब चार्ज इस कंजर्वेटिव फील्ड में प्रेजेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, तो वो भी अपनी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी पोजेस करेगा, दैट वुड बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहां पर ये एक प्लेट है जिस पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में हमने एक रॉड को चार्ज किया था ना, इसी तरीके से यहां पर एक चार्ज प्लेट है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरी प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस मान लो d है। अब ये जो चार्ज हमने यहां पर रखा हुआ है इट इज इक्वल टू प्लस क्यू, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किधर डायरेक्टेड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इनकी डायरेक्शन इधर ही होती है। पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं रेडियली इनवर्ड, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो यहां पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर कंसेप्ट दिया था, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में आएगी। तो यहां पर नेचुरल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां पर एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज लेकर आए, मान लो कोई भी एक पॉइंट चार्ज लेकर आए हैं। अब ये पॉइंट चार्ज नेचुरली किधर मूव करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा, यानी जो नेचुरल फोर्स लग रही है दैट इज क्यू ई, वो इस तरफ लग रही है। और हम किधर फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऊपर मूव कराने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं इसको यहां पर। तो यहां पर ये जो एनर्जी पोजेस कर रहा है, अब इस चार्ज के पास एनर्जी है, हमने ऊपर फोर्स लगा के इसको रोक के रखा हुआ है यहां पर। जैसे ही हम ये फोर्स हटाते जाएंगे ये नीचे मूव करेगा, यानी ये कैपेबल है कि वर्क डन कर सकता है। जब ये कैपेबल है कि वर्क डन कर सकता है तो इसमें इसके पास एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाइए कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो ये वही वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर टू पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि चार्ज्ड हैं, जिनमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इनके दरमियान क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने बेसिकली फाइंड ये करना है कि जब हम ये फोर्स अप्लाई करके इसको डी डिस्टेंस यहां से यहां तक मूव कराएंगे, मान लो ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, हमने किसी भी तरीके से जोर लगा के इसको इधर लेके गए हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर लेकर गए हैं, फोर्स इधर लग रही थी, हम मेहनत करके इसको यहां पर लेकर आए हैं, वर्क डन करके इसको यहां पर लेकर आए हैं ए से बी तक। तो यहां पर ये जो वर्क डन है किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हमने इसी चीज को डिस्कस करना है कि कैसे स्टोर होगा। तो नेक्स्ट यहां पर इसी के बारे में बात करनी है। व्हेन द चार्ज q मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट b टू a, देखो जब चार्ज को हम नेचुरली यहां पर छोड़ देंगे, ये फोर्स नहीं लगाएंगे, तो चार्ज नेचुरली किधर मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो यहां पर इस तरीके से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब मूव करेगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसी बात को हमने लिखा है कि इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है,
हम इसको अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं, फोर्स लगाकर यानी ताकत लगाकर इसको मूव करा रहे हैं। जब इसको मूव करा के लेकर जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि हमने वर्क डन किया है और वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। एन एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी यहां पर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी F जो कि इक्वल होगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये हमने कहां से निकाला है, लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, तो वहां से हमने F की वैल्यू निकाली दैट इज QE। तो यहां पर जो नेचुरल फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज QE और जो हम लगा रहे हैं दैट इज F, ये दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी QE नेचुरली लग रही थी, हमने ऊपर मूव कराने के लिए इस पे ऑपोजिट एक फोर्स लगाई है दैट इज F जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू QE है। व्हाइल मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहां पर जब ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल होंगी तो एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। इन दिस सिचुएशन द चार्ज गेन्स द पोटेंशियल एनर्जी, इस सिचुएशन में क्या करेगा चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा, क्योंकि ये कैपेबल है कि ये वापस आ सकता है, तो यहां पर इसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। या फिर सिंपल सा रीजन याद रखो, जब भी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड मूव करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो इसी वजह से यहां पर चार्ज के पास क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेट WAB बी द वर्क डन, यानी WAB वो वर्क डन है। मान लो यहां पर जब मैंने फोर्स अप्लाई की है तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है D, और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया है, A से B तक गया है। अगर A से B तक गया है तो मैं उस वर्क को कह देता हूं WAB, यानी मैंने WAB वर्क किया है इस चार्ज पर और इस चार्ज को यहां तक मूव कराया है। तो WAB बी द वर्क डन इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी WAB वो वर्क डन है जो हमने इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए किया है, A टू B मूव कराने के लिए। देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू WAB, यानी कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। या फिर चेंज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये वाला, A से मूव कराया है B तक लेकर गए हैं, तो चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से ये वाले माइनस करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा, यानी कि UB माइनस UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB हो जाएगा, वेयर UB इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड UA इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, यानी A वाले पॉइंट पर, वेयर UA इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट A, यानी पॉइंट A पर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड UB इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट B। यहां पर आप इसको बुलेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज पर वर्क डन करेंगे, उसको मूव करा के लेकर जाएंगे, तो वर्क डन किस फॉर्म में अपीयर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को पढ़ना है, तो यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट भी निकल कर आता है। यहां पर हमने ये एक चार्ज कंसिडर किया है, इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराया है, मेहनत करके मूव कराया है, वर्क करके मूव कराया है, तो इस एक चार्ज पर पॉइंट A से B तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन हुआ है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड B, यानी कि यहां पर हमने मेहनत की है, वर्क किया है, अगेंस्ट द फील्ड इसको मूव कराया है। अगर मैं इस पेन को यहां से ऊपर लिफ्ट करता हूं तो मैं मेहनत कर रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएंगे तो यहां पर वर्क डन होगा। जो वर्क डन किया है हमने इस चार्ज पर, एक चार्ज पर, अगेन से मैं बोल रहा हूं सिंगल चार्ज है, यहां पर यूनिट चार्ज है, इस यूनिट चार्ज पर यहां से यहां तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन हुआ है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स A एंड B। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, इसको उठाकर लिख देते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another while keeping the charge in electrostatic equilibrium, यानी कि what is meant by potential difference? Potential difference between these two points, ये वाला point is equal to the work done in bringing the unit positive charge या फिर in moving the unit positive charge from this point to this point while maintaining the इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहां पर चार्ज एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए, इस तरीके से मूव कराना है। तो अगेन से मैं रिवाइज करता हूं कि यहां पर इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में
जो वर्क डन हुआ है इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यही डेफिनेशन हमने लिखी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट while keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो यहां तक आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी है। इट्स मीन कि यहां पर हम कहना ये चाहते हैं कि जो डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA, यानी कि यहां पर टू पॉइंट्स के पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस है, यहां पर जो पोटेंशियल, यहां पर जो पोटेंशियल, इनके डिफरेंस के इक्वल है, इज इक्वल टू WAB आवर Q, इसी के इक्वल होगा वर्क डन in moving a unit positive charge from point A to B, यानी between two points या फिर from one point to other point। और अभी हमने ये भी कहा था कि जब वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराएंगे, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड होगा, तो ये किस फॉर्म में अपीयर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इट्स मीन कि WAB डेल्टा U के इक्वल भी है, डेल्टा U और Q भी हम लिख सकते हैं, वेयर VA इज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, जो कि पॉइंट A पर है, एंड VB इज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। यहां पर अब ये डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या इसको पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V। डेल्टा V इज डिफरेंट थिंग, डेल्टा U इज डिफरेंट थिंग। यहां तक आपको ये बात तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। डेल्टा V इज डिफरेंट थिंग एंड डेल्टा U इज डिफरेंट थिंग। डेल्टा U क्या था, WAB की इक्वल है, बट डेल्टा V WAB की इक्वल नहीं है, WAB ओवर Q की इक्वल है। इट्स मीन डेल्टा V एंड डेल्टा U आर नॉट सेम थिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट थिंग। यही वो पॉइंट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और फिर MCQs गलत करके आते हैं। यहां पर आपने डिफरेंस नोट करना है, डेल्टा V किसके इक्वल है, WAB ओवर Q के, बट डेल्टा U किसके इक्वल है, जस्ट WAB के। तो यहां पर अगर मैं डेल्टा U और डेल्टा V के दरमियान रिलेशन निकालूं तो क्या बनता है, यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। हमने क्या लिखा है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q, यही हमने लिखा है। देखो ये स्टेप कर करके यहां पर आए हैं हम। अगर यहां से मैं डेल्टा U निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, Q डेल्टा V। तो इसका मतलब है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो हमने यही लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी का डिफरेंस है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी को हमने U से रिप्रेजेंट किया है और पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया है। तो उनके दरमियान रिलेशन क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब ये डिफरेंस किसके दरमियान है, पॉइंट A और B हमने दो लिए हुए थे, यानी पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B का डिफरेंस, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट A एंड पोटेंशियल एनर्जी एट B का डिफरेंस है। अब यहां से अगर डेल्टा V को एक साइड पर करें, जैसे कि यहां पर हमने किया है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q, तो यहां से हमारे पास एक और डेफिनेशन भी निकल कर आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। एक तो हमने ये डेफिनेशन लिखी है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन, क्योंकि WAB ओवर Q है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट while keeping the charge in electrostatic equilibrium। बस इस फार्मूला को ध्यान में रखो, WAB ओवर Q, W को क्या मतलब है, वर्क डन, नीचे Q है तो इसका मतलब है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, AB भी है तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो बस डेफिनेशन याद हो गई। तो यहां पर अब हमने अनदर डेफिनेशन लिखनी है इस रिलेशन से, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q से। तो कैसे लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या हमने लिखा था, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इस बट्टे को हम पर यूनिट भी कहते हैं, तो पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, दैट इज वोल्ट। अगर वोल्ट को हम पूरा लिखेंगे वर्ड की फॉर्म में तो यहां पर V स्मॉल होगा, लेकिन अगर सिंबल लिखेंगे तो V कैपिटल होगा। तो यहां तक आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू वोल्ट। अब वोल्ट को डिफाइन भी करना है, जैसे हमने वर्क का यूनिट पढ़ा था ना जूल, फिर हमने जूल को डिफाइन किया था।
हर यूनिट की प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो इसी तरीके से जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है, देन व्हाट इज मेंट बाय वोल्ट? वोल्ट है क्या चीज? 1 वोल्ट किसकी इक्वल है? देखो 1 केजी तो हमें समझ आता है कि 1 केजी कितना होता है। 1 केजी एप्पल लेके आते हैं, शुगर लेके आते हैं, कुछ समझ में आता है, लेकिन 1 वोल्ट कितना होता है इसको समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, देखो पहले यहां पर मैं फार्मूला लिखता हूं, क्या था? डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अवर Q। यहां पर अगर मैं इन सबकी वैल्यूज 1 पुट कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। इसका मतलब है 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क का यूनिट क्या है? जूल। इसकी जगह पर 1 जूल लिख देते हैं। Q का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम, तो 1 कूलम। दिस इज डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो चार्ज था फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी ए से बी तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, व्हाइल मेंटेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि चार्ज को जब मूव कराया है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 1 वोल्ट। यानी कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a unit positive charge, yani in moving a charge of 1 coulomb from one point to other point, then the potential difference between those points will be 1 volt. अब नेक्स्ट आगे हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हमने डिफरेंस पढ़ा है ना, अब हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। जिस तरह हम पढ़ते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम पढ़ते थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों, जिस तरह हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते थे, तो हमने ये कहा था कि जो ग्राउंड है ये रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता, ये किसी जगह से ऊंचा है, किसी जगह से नीचा है, तो हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लेंगे। सिमिलरली जब हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स नहीं लेने, हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी लेंगे। क्या लेंगे? इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट को अगर हम इन्फिनिटी लेते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, तो दैट वुड बी द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पहले हमने क्या किया है, एक पॉइंट को ए पॉइंट कंसिडर किया है और दूसरे को हमने बी पॉइंट कंसिडर किया था, ऐसे ही किया था। फिर हमने कहा था कि यहां पर नेगेटिव चार्ज सारा स्प्रेड हुए हुए प्लेट पर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराया पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक मूव कराया था। तो हमने ये कहा था कि जो वर्क डन किया है हमने इस पॉजिटिव चार्ज पर ए से बी तक मूव कराने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब हम ए पॉइंट नहीं कंसिडर करेंगे, अब हम ये कंसिडर करेंगे कि कोई इन्फिनिटी पर पॉइंट है, यानी कि मान लो यहां पर बहुत दूर सारा पॉइंट है इन्फिनिटी पर, इसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इन्फिनिटी पॉइंट का मीनिंग नहीं समझ आता कि सर ए पॉइंट तो समझ आता है कि यहां पर है, इन्फिनिटी पॉइंट का क्या मतलब है, कितना दूर। देखो यहां पर इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब यह है कि ये जो पॉइंट बी है इससे इतना दूर ले जाओ कि जहां पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फील ना हो। जैसे हम क्या करते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इन्फिनिटी पॉइंट कहां पर कंसीडर करते थे, जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक हो जाती है। सिमिलरली यहां पर इन्फिनिटी पॉइंट हम वहां पर कंसीडर करेंगे जहां पर इस पॉइंट बी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम पड़ जाए, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज बी है वो बहुत मिनिमम है, नेग्लिजिबल है। तो यहां पर फिर हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले क्या था, ए से बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन अब क्या है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी जब हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी मानेंगे, इन्फिनिटी से उसको उठाकर लाएंगे, उस पर वर्क डन करके लेकर आएंगे, तो उस केस में फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से उठाओ कहां तक लेकर आओ, टू दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट तक लेकर आओ। तो यहां तक आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी है। अब यहां पर बहुत से बच्चे डिफरेंस करने में गलती करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस और चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
from one point to other point while keeping the charge in equilibrium. लेकिन simply electric potential की definition क्या है? Work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. और यहां से एक और बात भी वाज़ेह होती है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो यू विल हैव टू चूज अ पॉइंट, आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली हो जाता था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेकिन यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला तो हमने देख लिया है कि डेल्टा वी किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, लेकिन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, इसको निकालने के लिए पहले हम वही कंसीडर करते हैं एज डेल्टा वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू के। और हमने क्या कहा था, डेल्टा वी किसके इक्वल है, वी बी माइनस वी ए के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। यहां पर सिंस करके लिख भी देंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अभी हमने ए पॉइंट को इन्फिनिटी पर लिया था, तो यहां पर भी ए पॉइंट को इन्फिनिटी कह दो। इफ ए पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, इफ ए पॉइंट इज एट इन्फिनिटी कमा देन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पर लेके वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेंस ही नहीं कर पा रहा, तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, वी बी माइनस वी ए था, वी ए को जीरो पुट कर दो तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, यही बन जाएगा। अब इस रिलेशन को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, क्योंकि पॉइंट ए तो इन्फिनिटी पर चला गया, उसको तो हमने कंसिडर ही नहीं करना, बाकी b भी रह जाएगा, b लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, इन जनरल v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो यहां पर ये रिलेशन है जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो लिख देते हैं वेयर v इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल, where V is absolute potential। यहां पर अब अपने एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो V है that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। V क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पेपर में इस तरीके का एमसीक्यू आ जाता है कि V क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि W भी स्केलर है, Q भी स्केलर है। जब दो स्केलर्स को डिवाइड करेंगे यानी कि सिंपली उनको डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक स्केलर ही मिलेगा। तो यहां पर फिर V क्या हो जाएगा, स्केलर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये जितने भी हैं दीज आर स्केलर इन नेचर, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनका जस्ट मैग्नीट्यूड ही होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है बहुत ही डिटेल में, यानी ऐसा रीजन इन स्पेस जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टडी करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहां पर रिलेशन डिराइव करने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए। मैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक आसान सा कंसेप्ट बता देता हूं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेचुरली किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, लेकिन हम फोर्स लगाएंगे तो इधर मूव करेगा, यानी कि हमने इस पर वर्क डन किया है और वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, W ओवर Q किसके इक्वल है, V के इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है। यहां पर जब हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे, इसको ऊपर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम इसको यहां पर ले जाकर छोड़ दें, जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जब डिक्रीज होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि V विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब ये जो V विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर लिखा है लेट E बी ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स, यानी ये टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, यहां पर इनके दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है। एंड लेट डब्ल्यू ए बी विद वर्क डन, यानी डब्ल्यू ए बी हमने क्या किया है, वर्क डन किया है
इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम प्लेट A टू B। प्लेट A टू B जब हम इसको मूव कराएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB ओवर Q, क्योंकि हमने इस चार्ज पर क्या किया, वर्क डन किया। वर्क डन करके इसको A प्लेट से B प्लेट की तरफ मूव करा के लेकर गए हैं। तो वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point while keeping the charge in electrostatic equilibrium, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अब यहां पर हमने इस WAB को फाइंड करना है, तो एज WAB वर्क डन का क्या रिलेशन होता है, ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वही वाला रिलेशन यूज होगा, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज दैट WAB इज इक्वल टू FD cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहां पर अब ये थीटा कितना होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी नेचुरली इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है, लेकिन हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किधर करवा रहे हैं, इधर करवा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नेचुरल जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इधर लग रही है, हमने फोर्स लगाई इस साइड पर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इस साइड पर। जैसे हम वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी करते थे तो क्या आता था, नेगेटिव आता था। इसी तरीके से यहां पर नेचुरल फोर्स इधर है, हम इधर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट इधर करवा रहे हैं, यानी नेचुरल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करते थे, ग्रेविटी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 180 का एंगल बनता था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कमसो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, WAB इज इक्वल टू FD cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहां पर हम -1 पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट WAB इज इक्वल टू FD इंटू -1, और यहां पर सिंस करके क्या लिखेंगे, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट WAB इज इक्वल टू -FD। अब हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का एक रिलेशन देखा था, F इज इक्वल टू QE। वहां पर क्या था, E इज इक्वल टू F ओवर Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहां से F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस F की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, QE पुट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट WAB इज इक्वल टू -QED, यहां पर सिंस करके लिख देंगे F इज इक्वल टू QE। अब यहां पर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसके साथ आप ये भी लिख दीजिए बेशक VB माइनस VA इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में से WAB की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था, WAB ओवर Q, तो यहां पर WAB क्या है, -QED डिवाइडेड बाय Q। अब ये Q और ये Q क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से डेल्टा V क्या हो जाएगा, -ED, और यहां से अगर E फाइंड किया जाए, दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू -डेल्टा V ओवर D हो जाएगा, -डेल्टा V ओवर D। अभी हमने इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D कंसिडर किया हुआ था। अगर हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इनमें बताया हुआ है कि जब हम फिजिक्स में क्वांटिटी को बहुत स्मॉल कर देते हैं, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे बहुत स्मॉल टाइम के लिए, तो क्या लिखते थे, डेल्टा टी। तो यहां पर जब हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डी लिख देंगे। तो इट्स मीन जब इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा तो इस एक्सप्रेशन में हम डी को क्या लिख देंगे, डेल्टा डी। तो यहां पर यही लिख दिया है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी इज वेरी स्मॉल, से डेल्टा डी, देन ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। अब यहां पर बच्चों ये जो टर्म आई है डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या बताई थी
कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितनी तेजी से डिक्रीज हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो फैक्टर है डेल्टा वी और डेल्टा डी, ये हमें ये बताएगा कि डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ ये जो वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो यहां पर हमने ये लिखा है द क्वांटिटी विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज देगी। किसका? पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमने यहां पर खुद कहा है कि डेल्टा डी इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब बहुत स्मॉल होगा तो यहां पर ये फैक्टर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इट्स मीन इट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो यही जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर आपको एक और बात भी देखने को मिल रही है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की आज एक नई डेफिनेशन निकल कर आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बात हमने पढ़ी है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। ये जो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ना, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। अब इसका मतलब क्या है? दोबारा से उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो अभी यहां पर मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहां पर पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? देखो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी डिक्रीज करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, अगर अगेंस्ट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है तो इसी वजह से इस रिलेशन में नेगेटिव साइन आया है। तो इस लाइन में हमने यही बात लिखी है कि जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, वो उधर है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर ये जो रिलेशन है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और बहुत ही प्यारा सा यूनिट निकल कर आता है। पहले हमने एक यूनिट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, न्यूटन पर कूलम। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी होता है दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो वो कहां से निकलता है? वो यहीं से निकल कर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट निकल कर आएगा? डेल्टा वी का क्या यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट है? वोल्ट। और इसके साथ साथ जो डिस्टेंस है उसका क्या यूनिट होता है? मीटर। तो यहां से अगर मीटर ऊपर जाएगा तो वोल्ट पर मीटर यूनिट निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट न्यूटन पर कूलम है और दूसरा यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, यानी कि वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम के इक्वल प्रूव करके दिखाओ। तो यहां पर उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है शो दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अब वोल्ट का भी क्या होगा? स्मॉल होगा, डिवाइडेड बाय मीटर का M भी क्या होगा? स्मॉल होगा। अब अक्सर जब मैं पेपर्स चेक करता हूं ना तो यहां पर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने लाजमी तौर पर मिस्टेक की हुई होती है और वो क्या करते हैं? यहां पर V कैपिटल लिख देते हैं, M कैपिटल लिख लेते हैं, फ्लो में लिखते जाते हैं और सारे कैपिटल लिखते जाते हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में फिर आधा नंबर ही मिलता है। बेशक आपने सारा ठीक प्रूफ किया वो, लेकिन आपको जब यूनिट लिखना ही नहीं आता तो फिर आपको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? तो यहां पर 1 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट का V क्या लिखोगे? स्मॉल, मीटर का M क्या लिखोगे? स्मॉल लिखोगे। लेकिन अगर इस तरह सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे तो फिर वोल्ट का V क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W ओवर Q। इसका मतलब है कि ये जो वोल्ट है ये किसकी इक्वल होता है? जूल पर कूलम की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं 1 जूल पर कूलम। अब जूल का J भी क्या होगा? स्मॉल होगा
और कूलम का सी भी क्या होगा, स्मॉल होगा, जूल पर कूलम, और नीचे मीटर इसी तरीके से। दिस इज इक्वल टू 1। अब जूल के बारे में आपने पढ़ रखा है कि ये वर्क डन का यूनिट है और वर्क किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू FD। तो इट्स मीन जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो यहां पर ये जो जूल है इसको हम न्यूटन मीटर के इक्वल लिख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, जूल डिवाइडेड बाय कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। यहां से दिस इज इक्वल टू 1, जूल को क्या लिखेंगे, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अब मीटर के ये दोनों स्पेलिंग्स है ना, METRE और METER, ये दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट है, इनमें से जो भी लिखेंगे वो करेक्ट होंगे। नीचे क्या आ जाएगा, कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। यहां से मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन और कूलम बचेगा, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम बच जाएगा। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू RHS। तो यहां तक हमने प्रूव कर लिया है कि 1 वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल है, 1 न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9.6, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बेसिकली ये एनर्जी का यूनिट है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास एक यूनिट एनर्जी का था जूल, तो यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत पड़ी है। देखो आप जो वर्क डन करते हो ना, बुक को इधर से उठाकर इधर रखना, उसको तो जूल में मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन भैया है ये इतना छोटा होता है कि ये जो एनर्जी गेन या लूज करता है इसको हम जूल्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर जूल्स में मेजर करेंगे तो वो बहुत स्मॉल आएगी। तो इसके लिए हमें एक और यूनिट यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मीनिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का यूनिट है तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कि कितनी है, गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्सेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मान लो यहां पर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट को मैं A कह देता हूं, एक पॉइंट को मैं B कह देता हूं, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो डिस्प्लेस करता है पॉइंट A से B तक, क्योंकि वो ट्रेवर्स हुआ है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यहां पर वो कुछ एनर्जी गेन करेगा, उसके पास कुछ एनर्जी आएगी, तो वो जो एनर्जी आएगी ना दैट वुड बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर अगर हम यहां पर बात करें इस फिगर में, तो पॉइंट A से B तक जब वो मूव करेगा तो कुछ एनर्जी एक्वायर करेगा। मान लो पॉइंट A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। जब वो पॉइंट A से B तक मूव करेगा तो वो कुछ एनर्जी गेन करेगा या फिर लूज करेगा। तो वो जो एनर्जी गेन या लूज करेगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां तक आपको कुछ तो सेंस बिल्ड हो गया होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है, एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रैवर्सेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज Q, अब ये एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज Q है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट A, ये पॉइंट A से मूव करता है, और पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है दैट इज VA, इसको मैं VA कह देता हूं, टू ए पॉइंट B, और ये कहां तक जाता है, पॉइंट B तक जाता है, और पॉइंट B पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज VB, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, यानी ये चार्ज एक्सेलरेट नहीं करता बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज गिवन बाय, अभी हम इस लेक्चर में एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q। तो यहां से अगर डेल्टा U निकालेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V किसकी इक्वल होता है, VB माइनस VA के। तो इसका मतलब है कि डेल्टा U दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल है, Q इंटू VB माइनस VA के। सो VB माइनस VA किसकी इक्वल है, डेल्टा V की इक्वल है। तो इट्स मीन डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये रिलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में। तो यहां पर हमने उसी रिलेशन से पोटेंशियल एनर्जी को निकाल कर लिखा है, यानी डेल्टा U किसके इक्वल है, Q डेल्टा V के। अब मान लो ये वाली फोर्स हम यहां से हटा देते हैं, जिस फोर्स से हम इसको यहां से यहां तक मूव करा के लेकर गए हैं, जब वो फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी
तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने आप से इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसने इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है। तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब नीचे मूव करेगा यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस नेचुरल इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, तो उस केस में ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम, जब ये वापस आएगा तो ये क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी इन शॉर्ट ये वाला जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा अगर ये वाली फोर्स रिमूव कर देंगे। तो यही बात लिखी है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो उस केस में क्या होगा, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यानी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। लेट द चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी ये जो पार्टिकल हमने कंसीडर किया है इस पर मान लीजिए कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, उस चार्ज की इक्वल है जो कि हमारे छोटे से इलेक्ट्रॉन बाह्य पर होता है। E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम, और ये E किसकी इक्वल हमने कहा है, Q के इक्वल, यानी Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो इस केस में जो एनर्जी गेन करेगा ये चार्ज वो कितनी हो जाएगी, यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, फिर हमने कहा कि ये फोर्स हटा दिया, अब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट वुड बी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q डेल्टा V, Q डेल्टा V। और अभी हम ये कह चुके हैं कि Q किसकी इक्वल है, E की इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E डेल्टा V, और E की वैल्यू यहां पर लगा दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम इनटू डेल्टा V। इसी तरीके से आ जाएगा। अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी, कि ये वो एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा जब ये 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रेवर्स करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर इस डेल्टा V को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 1 वोल्ट के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं assume that डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी उन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, कामा इन दिस केस। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, हमें इस डेल्टा V की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 1 वोल्ट पुट करना पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम इनटू 1 वोल्ट। अब यहां से क्या बन जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 इनटू कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट यानी 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट, ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा था जूल के इक्वल होता है, क्योंकि V किसके इक्वल होता है, W ओवर Q के। तो W का यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो यहां से इसका मतलब है कि कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर फिर हम लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट किसके इक्वल है, जूल के इक्वल है। अब ये कौन सी एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन ने गेन या फिर लूज की है, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी gained or lost by an electron when it traverses a potential difference of 1 volt। तो यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट लेकर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली है। तो इसका मतलब है कि ये वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा। तो हमने कहा था कि ये किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो यहां से फिर ये प्रूव होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल। The amount of energy equal to किसके इक्वल, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल इज कॉल्ड
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज डिनोटेड बाय 1 EV। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 जूल। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसकी इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 जूल। अब ये जो आर्टिकल नंबर 9.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड, इसमें से भी काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एमसीक्यू तो इसमें से अक्सर आ जाया करता है और वो यही पूछता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शन दे देता है, तो उनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 जूल। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि 1 जूल किसके इक्वल होगा। यहां से क्या करोगे, इसको उठा के इधर ले आओगे, 1 जूल को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस करके दिखाना है, यह आप लोगों का टास्क है। कमेंट्स में आप लोगों ने इसका आंसर देना है। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट्स मीन हमने ये 3 कंसेप्ट्स मेजर डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब ये जो तीनों क्वांटिटीज है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन तीनों में से कोई भी 2 क्वांटिटीज उठाकर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनके दरमियान डिफरेंस बताओ, कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन। लेकिन मेजर कोर डिफरेंस आपने समझना है, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी इक्वल था, WAB की इक्वल था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके इक्वल था, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB ओवर Q। और यहीं से जब हमने WAB को डेल्टा U पुट किया था तो क्या बन गया था, डेल्टा U ओवर Q। और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू W ओवर Q। इसमें और इसमें जो मेजर डिफरेंस था, इसमें यह था कि हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए थे और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखते थे। लेकिन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमने क्या किया था, हमने पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी माना था, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये जो तीनों रिलेशन है ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये तीनों एक चीज नहीं है, इनके दरमियान डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी अक्सर आ जाया करता है पेपर में, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाया करता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जब आता है तो उसके साथ कुछ और भी मिलाया जाता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन जो हमने नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।